यहूदियों को लेकर बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं और पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात की बात करें तो बहुत ही अहम मामला समझा जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस जानिब इशारा करने जा रहे हैं वो शायद आप पहले ना जानते हो या पहले आपने इस मामले पर ना सुना हो। यानी सवाल ये किया जाता है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वालिद क्या कराची में रहते थे और यहूदी कराची में अपनी शनाख्त किस तरह से छुपा कर रहते रहे हैं या क्या आज भी यहूदी रह रहे हैं। एक ज़माना था कि कराची में यहूदियों की एक सरगर्म बरादरी आबाद थी, लेकिन अब क्या हालत है और इनके आसार पर क्या बीती, आज की इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं। कराची कल भी रोशनियों का शहर था और आज भी सियासी, समाजी और तहजीबी हवाले से जाना जाता है। तकसीम से पहले इस शहर की तामीर में जहां अंग्रेज़ों, पारसियों, हिंदुओं और मुसलमानों का हिस्सा रहा, वहीं यहूदियों ने भी इस शहर को तनव्वु बख्शा। कराची के यहूदियों की तारीख का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि माजी करीब में भी कराची की आबादी का एक छोटा हिस्सा यहूदी ख़ानदानों पर मुश्तमिल था। कलील तादाद में होने के बावजूद इन लोगों ने अपनी अलग पहचान बरकरार रखी। ये लोग क़याम पाकिस्तान से कबल बड़े शहरों कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में आ बसे थे। कराची के यहूदी ख़ानदान ज़्यादातर गोवा के इलाके को चीन, ईरान, अफ़गानिस्तान और इराक़ से होते हुए कराची पहुँचे। ये लोग तालीम याफ्ता, हुनरमंद और मुस्तहकम मुआशी तबके से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा ज़्यादातर कारोबार सरकारी ओहदों और तालीम के शोबे से मुंसलिक रहे। अंग्रेज़ सरकार ने सिंध की पहली मरदमशुमारी 1881 में कराई। इस मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध में 153 यहूदी आबाद थे। दूसरी मरदमशुमारी तक इनकी तादाद दोगुना हो चुकी थी। सिंध गज़ट 1907 में एडवर्ड हैमिल्टन एतकान लिखते हैं कि 1901 की मरदमशुमारी के मुताबिक 482 यहूदी आबाद थे। तकसीम के वक्त ये तादाद पूरे पाकिस्तान में तो 2000 से ऊपर तक जा पहुंची, लेकिन इनकी सबसे बड़ी तादाद हमारे शहर कराची में थी और ये तादाद तकरीबन 1500 यहूदियों तक थी। कल ही नहीं बल्कि आज भी कराची के शहरियों की एक कलील तादाद यहूदी ख़ानदानों पर मुश्तमिल है। नादरा के एक अफसर के मुताबिक 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में 831 यहूदी आबाद थे, जिनमें से 438 मर्द और 393 औरतें। सिंध में ये तादाद 180 मर्द और 117 औरतों पर मुश्तमिल, जबकि 93 यहूदी मर्द और 52 यहूदी ख़ातीन कराची के बासी हैं। आज इन्हें शनाख्त का मसला है। आम तासुर यही है कि अरब इसराइल जंगों और मुआशरे के अदम बर्दाश्त की वजह से इस बरादरी ने अपनी शनाख्त छुपा ली है। अब ये गिने चुने लोग पारसी, ईसाई और बेहाई की मजहबी पहचान रखते हैं। कराची के यहूदियों की तलाश की बात की जाए तो सदर में वाक़ पहलवान ईरानी होटल में यहूदी आकर बैठते थे। वहाँ पहुँचे गए, कुछ लोगों से बात की, लेकिन हर एक ने उनकी बात को टाल दिया। इसी रवैये का सामना उन्हें बहाई हाल में हुआ। वहाँ उन्हें कुछ लोग मिले जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि वो लोग यहूदी पस मंज़र के हामिल हैं, लेकिन जब बात की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग बहाई मज़हब के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद इसीलिए अब इनकी तदफीन यहूदियों के कब्रिस्तान में होने के बजाय बहाइयों के कब्रिस्तान गुलिस्तान जावेद में हो रही है। यहूदी बरादरी के ख़त्म होते वजूद और उनसे जुड़ी पुरस्रारियत की वजह से बहुत सारे लोगों को ये दिलचस्पी होती है कि शहर कराची में ये लोग पहले कहाँ बसते थे और कैसे रहते थे। कराची में अभी भी कई मकामात मौजूद हैं जो कराची में यहूदियों का पता देते हैं। इस मौजू पर बहुत सारे तहकीक की गई तो कराची के अंदरूनी शहर के इलाके रनछोड़ लाइन में स्लावट बरादरी के आखिरी हुनरमंद से मिलने के बाद मालूम हुआ कि एक और दास्तान है, पुराने कराची के यहूदियों की कहानियाँ। कराची के सहाफ़ी फरीद माजिद साठी रनछोड़ लाइन के ही रिहायशी हैं। उनके 82 साला वालिद बागली बताने लगे कि 1948 तक उनके पड़ोसी मौजूदा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेनियामिन नेतन्याहू का ख़ानदान था। वो कहने लगे कि ये जो पीछे आजामोजिया स्ट्रीट है, वहाँ शौकत मंजिल में ये लोग किराए पर रहते थे। मैं उनका पड़ोसी था। इस गली में और आगे की तरफ जो मस्जिद है, वहीं सारे यहूदी लोगों के घर थे। उनके मुताबिक मौजूदा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेनियामिन नेतन्याहू के वालिद बेंजामिन नेतन्याहू KESC यानी मौजूदा के इलेक्ट्रिक के पावर हाउस में वर्कशॉप इंजीनियर थे और मैं वहाँ उनके साथ फोरमैन के तौर पर काम करता था। वो साइकिल पर और हम पैदल दफ्तर जाते थे। उनके 2 लड़के, बीवी और एक लड़की भी थी। उनकी वालदा की कब्र यहूदी कब्रिस्तान में है। जब पाकिस्तान बना तब वो चले गए, किसी को बताए बगैर रात ही रात में चले गए। हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, हम उनके साथ उठते बैठते और साथ काम करते थे। वो ऐसे निकल गए जैसे पता ही नहीं पड़ा। यही बात के इलेक्ट्रिक के लेबर यूनियन के एक साबिक ऑफिसर ने भी नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताई कि हाँ, एक यहूदी वर्कशॉप इंजीनियर थे और रनछोड़ लाइन से साइकिल पर आते थे। लेकिन जब हमने के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ मालूम किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू नाम के कोई साहब उनके यहाँ मुलाजिम नहीं रहे।
البتہ ہماری تحقیق سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نتنیاہو کے والد کا تعلق پولینڈ سے تھا اور وہ کبھی ہندوستان نہیں آئے۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بنجامن نتنیاہو نام کے کوئی اور صاحب وہاں رہتے ہوں جو بعد میں ملک چھوڑ کر چلے گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان گلیوں کے رہائشیوں کے ذہنوں میں یہ بات اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ باغ علی صاحب کی بات کی تائید پچھلی گلی کے رہائشی ناصر خان نے بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نتنیاہو کے خاندان کے متعلق ہم نے اپنی والدہ سے سنا کہ وہ لوگ شوکت منزل میں رہتے تھے، شاید 1950 سے پہلے کی بات ہوگی، یہ لوگ یہاں ہی بستے تھے، ان کی مسجد سے لوگ کم نکلتے دیکھے ہیں، وہ ہماری طرح کے لوگ تھے، اب تو وہ ختم ہو گئی، وہاں مارکیٹ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات اقبال عبد الرحمن نے اپنی کتاب میرے زمانے کے کراچی میں بھی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جاماؤجی اسٹریٹ پر قائم شوکت منزل ایک تاریخی عمارت ہے جس کا آدھا حصہ مسمار ہو چکا ہے۔ اب یہ عمارت مکمل طور پر اپنا وجود کھو چکی ہے۔ اس عمارت میں یہودی آباد تھے۔ شوکت منزل ہی نہیں، رنچوڑ لائن اور رام سوامی کی کئی عمارتیں ان کے وہاں قیام کی شاہد ہیں۔ 1967 کی اس عمارت میں رہنے والے ایک یہودی خاندان نے اسرائیل میں مستقل قیام کی خاطر ہجرت کی، جو شاید کراچی کا پہلا یہودی خاندان تھا جس نے ہجرت کی بنیاد رکھی۔ اس خاندان کی رشتہ داری اسرائیل کے حکمران خاندان سے تھی۔ کچھ لوگ تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ رنگا رنگ زندگی گزارتے تھے۔ کراچی کی کہانی اس انداز سے بیان کی جاتی ہے کہ کراچی جس کے سینے میں دل تھا، جس کے بازو کھلے ہوئے تھے۔ خاتون ایک بات کہتی ہیں کہ رنگا رنگ زندگی تھی اور ایسی زندگی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 1940 اور 1950 کی دہائی کے کراچی کے اصل کردار اور خد و خال نظر آئیں تو سامنے میدان تھا جہاں گپتا خاندان رہتا تھا۔ ہمارے مکان کے ایک طرف کیتھولک سر چارلز لوبو اور دوسری طرف خلیج فارس کا مسلم خاندان، وہاں سے صرف 200 گز کے فاصلے پر 2 یہودی خاندان رہتے تھے اور اسکول کے آس پاس کیتھولک اور پارسی آباد تھے۔ میرے والد کے یہودی دوست مراٹھی اور انگریزی بولتے تھے، رام سوامی اور ڈی جے کالج کے ارد گرد رہتے تھے۔ بڑے خوشباش اور شور کرنے والے لوگ تھے، چھٹی والے دن جمع ہوتے، مذہبی تہواروں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ یہی نہیں، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 1980 کی دہائی میں جب میں اپنے چچا کے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں میں نے اسرائیل سے آئے ہوئے مہمان کی تواضع کرتے دیکھا۔ کراچی کا یہودی باشندہ اس نرس کا بھتیجا تھا جس نے اپنے ابا کالج میں پڑھتے تھے، سول اسپتال میں ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ مزید یہ کہ میرے والد 7 میں لال شہباز کے اندر کی درگاہ کے ٹرسٹی تھے اور کراچی میں یہودیوں کے سیناگاگ اور ہندو ٹیمپل کمیٹی کے بھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کے سیناگاگ میگن شلوم پر ایک افسانہ بھی لکھا تھا۔ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم NG وے اسکول سے حاصل کی تھی۔ انہیں آج تک اپنے ریاضی کے استاد مسٹر بنجامن یاد ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے 1967 کی اس عرب اسرائیل جنگ کے بعد وہ ایک دم غائب ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جب وہ میگن شلوم پر افسانے کے لیے مواد جمع کر رہے تھے تو انہیں ممتاز گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر صادقہ جعفری نے بتایا کہ 60 کی دہائی میں ڈاؤ میڈیکل کالج میں ان کی ہم جماعت 2 یہودی لڑکیاں بھی تھیں۔ یہی بات ڈاکٹر آصف بابانی بتاتے ہیں کہ 50 کی دہائی میں ان کی رہائش شو مارکیٹ کی طرف تھی، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان میں آباد تھے، اب نہیں رہے۔